फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2019 के दूसरे प्रश्न पत्र को, जो कि आपका समावेशी शिक्षा का ये सब्जेक्ट रहता है। ये आपका जो पेपर होता है वो 50 अंकों का रहता है, 50 मार्क्स का ये पेपर रहता है आपका, और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। आज की इस क्लास में हम इसी पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न लगातार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो अगर अभी तक आपने 2016 के पेपर की क्लास अटेंड नहीं किया, 2017, 2018 के पेपर से अभी तक आपने अटेंड नहीं किया क्लास, तो सारी क्लासेस इसी चैनल पर अपलोड हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो प्ले लिस्ट है उसे चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको प्रीवियस सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर 2019 के इस दूसरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले का जो फर्स्ट पेपर है वो भी हमने आपको चैनल पर सॉल्व करा दिया, वो भी आपको प्ले लिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। ये सबसे पहले आपको पता ही होगा, इसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कौन जो है वो विशिष्ट बालक नहीं है? कौन सा बालक विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशाली सा बालक क्या विशिष्ट बालक नहीं है, या फिर मंदबुद्धि बालक विशिष्ट बालक नहीं है, या फिर दृष्टिदोष युक्त विशिष्ट बालक नहीं है, या अल्पसंख्यक बालक जो है वो विशिष्ट बालक नहीं है? तो इसमें जो अल्पसंख्यक बालक है वो विशिष्ट बालक की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं होता। बाकी आपका प्रतिभाशाली हो गया, मंदबुद्धि हो गया, दृष्टिदोष युक्त बालक हो गई, सारे के सारे जो आपके हैं वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो उपरोक्त विकल्पों में से अल्पसंख्यक बालक जो होते हैं वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस वक्त के सबसे दूसरे क्वेश्चन पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इसमें समझ लीजिए आप, विशिष्ट बालक हम उन बच्चों का संदर्भ कर रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत और विशेष हैं, यानी कि उनमें कोई ना कोई क्वालिटी पाई जाती है, कोई विशेषता पाई जाती है, वे बच्चे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक से कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे ज़्यादा हैं या कुछ बच्चे कम हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता है कौन बच्चे ज़्यादा हैं कौन बच्चे कम हैं। बस बच्चे के अंदर एक विशिष्टता पाई जाती है, तो उसी को हम विशिष्ट बालक कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि उनकी प्रतिभा, ज्ञान, कला, खेल या किसी अन्य क्षेत्र में उनकी प्रतिभा हो, या ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा हो, कला के क्षेत्र में, तो उसी को हम विशिष्ट बालक कह देते हैं। ठीक है, बाकी वे अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बाकी बच्चों से अलग होते हैं। ठीक, तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक होता है? क्या तीव्र गति से अध्ययन, क्या संपुष्ट कार्यक्रम, या व्यक्तिगत ध्यान, या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन सभी बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक होता है, यानी कि अलग से उन पर आपको ध्यान केंद्रित करना रहता है पढ़ाते समय। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए व्यक्तिगत ध्यान देने की हमको आवश्यकता होती है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें मंदबुद्धि बालकों की आप पहचान किस तरह से कर सकते हैं? कि अवलोकन के माध्यम से, या फिर परीक्षण से, या फिर साक्षात्कार से, या फिर प्रक्षेपी विधि से? तो इस सवाल का आपके राइट आंसर हो जाएगा आप प्रक्षेपी विधि के माध्यम से प्रारंभिक अवस्था में ही मंदबुद्धि बालकों की जो पहचान है वो कर सकते हैं। ठीक है, प्रक्षेपी विधि क्या होती है? प्रक्षेपी विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग व्यक्तित्व, भावनाओं, विचारों का अवलोकन करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रत्येक परीक्षा में लगातार प्रश्न रिपीट होते हैं प्रत्येक सेमेस्टर में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको 2016 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर लगातार सॉल्व कराए जा रहे हैं। जो पेपर अभी तक आपने क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं 16, 17, 18 की, वो आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए और देख लीजिए, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी आगे की क्लासेस भी आपको लगातार यहीं पर मिल रही हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। निर्देशन की आवश्यकता किसको होती है? अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को, या फिर सभी व्यक्तियों को? तो जो निर्देशन की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो सभी तरह के व्यक्तियों को हो सकती है। ठीक है, निर्देशन सभी तरह के व्यक्तियों को जरूरत पड़ सकती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, चाहे वो अपंग व्यक्ति हो, या फिर विशेष व्यक्ति हो, या फिर सामान्य व्यक्ति हो, सभी को निर्देशन की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। दृष्टि दोष की पहचान क्या है? आंखों को बार बार झपकाना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक को आंखों के निकट रखकर पढ़ना, या ये उपयुक्त सभी परेशानियां जो हैं क्या वो दृष्टि दोष की पहचान है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो अगर आप परेशानी आपको सामने बार बार आ रही है, जिसकी आंखों को बार बार झपकाना पड़ रहा है, पढ़ते समय आंखों में दर्द हो रहा है, या पुस्तक को आप जो किताब है उसको बहुत आंखों के पास मिलाकर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी जो परेशानियां वो दृष्टि दोष से रिलेट करती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, दृष्टि दोष क्या होता है? एक ऐसी स्थिति है जो आपको समस्त
स्पष्ट रूप से देखने से रोकती है, जिसका मुख्य कारण आंखों का आकार हो सकता है, कॉर्निया की वक्रता और लेंस की स्थिति शामिल होती है। दृष्टि दोष के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या फिर दृष्टि वैषम्य। ठीक है, तो ये दृष्टि दोष के प्रकार भी होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। ये भी परीक्षा में आ सकती हैं, आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है, ठीक है, जो विशिष्टता होती है उसका संप्रत्यय कैसा होता है ये यहाँ पर आपको अब बताना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। जो विशिष्टता होती है क्या वो केवल गुणात्मक होती है, क्या मात्रात्मक होती है, या फिर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है, या कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो विशिष्टता होती है वो गुणात्मक भी होती है और आपकी मात्रात्मक भी होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया कि कौन जो है उस शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर विशिष्ट बालक आपसे पूछे जा रहे हैं, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक या फिर शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। ठीक है, तो शैक्षिक दृष्टि से तो यहाँ पर पूछा ही जा रहा है, तो ये तो होगा ही होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है, तो जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक नहीं होते हैं। ठीक है, आप किसी भी जाति के आधार पर नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा उस जाति का है तो ये विशिष्ट हो गया। ठीक है, जाति के आधार पर आप किसी को भी विशिष्ट नहीं बता सकते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर सही नहीं है, तो यही आपसे पूछा गया तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धिक दृष्टि से बालक विशिष्ट हो सकता है, शारीरिक दृष्टि से भी बालक विशिष्ट हो सकता है और शैक्षिक दृष्टि से भी जो बालक है वो विशिष्ट हो सकता है, लेकिन जाति की दृष्टि से आप किसी भी बच्चे को विशिष्ट नहीं बता सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि जो है वो किससे संबंधित होती है, तो ये किससे संबंधित होती है, ये आपकी अपंगहीनता। ठीक है, ब्रेल लिपि नेत्रहीन के लिए एक वरदान माना जाता है। ब्रेल लिपि की स्पर्शनीय लिपि है, कैसी स्पर्शनीय लिपि है, एक स्पर्शनीय लिपि है जो नेत्रहीनों को पढ़ने में और लिखने में सक्षमहीन बनाती है। ठीक है, तो जो ब्रेल लिपि है वो संबंधित है यहाँ पर किससे, दृष्टि दोष से। ठीक है, दृष्टि दोष से। ठीक है, किससे संबंधित है, ये दृष्टि दोष से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से देख नहीं पाता है तो क्या होता है, ब्रेल लिपि के माध्यम से वह लिखना जो पढ़ना है वो सीख सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ना उसे सिखाया जाता है ब्रेल लिपि के माध्यम से। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टि दोष से। किससे, दृष्टि दोष से। यहाँ पर सी जो है वो आप आंसर ना लगाएं, यहाँ पर सी लगा हुआ है लेकिन सी आंसर ना लगाएं। इसका राइट आंसर होगा आपका दृष्टि दोष से। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ब्रेल लिपि किससे संबंधित होती है, दृष्टि दोष से। ब्रेल लिपि का यूज़ कौन व्यक्ति करता है, कौन बच्चे करते हैं, जो ठीक से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपको राइट आंसर लगाना है। ठीक है, और 22 जून 1993 को ये लागू हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पारित कब हुआ था, तो पारित आप बताएंगे 1992 में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ तब आप बता देंगे 1993 में। ठीक है, इसके अंतर्गत हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 10 है, विशिष्ट जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं कौन से कार्यक्रम, विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कौन से कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम जो है वो चलाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। सिरबड़ बाधित बालकों में प्रायः सुनने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, जो सिरबड़ बाधित बच्चे होते हैं जिनको कम सुनाई आती है। ठीक है, क्या उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो 30 से 50 डेसिबल होती है, फिर 50 से 60 या फिर 60 डेसिबल या उससे अधिक, या 50 डेसिबल या उससे अधिक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 से 50 डेसिबल तक होती है, जिस कारण जो बच्चे हैं वो सिरबड़ शक्ति उनकी बाधित होती है। ठीक है, सुनने की क्षमता वो बाधित होती है बालकों में, प्रायः 30 से 50 डेसिबल सुनने की क्षमता होती है ऐसे बच्चों में जो ठीक से सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 30 से 50 डेसिबल। प्रश्न संख्या 12 है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है यहाँ पर आपको बताना होगा। तो विकलांगता भी आपकी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आती है, रोगग्रस्तता भी आपकी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आती है, और अक्षमता, किसी भी तरह की अक्षमता भी आपकी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो उपयुक्त सभी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। सही दृष्टि क्या है। ठीक है, सही दृष्टि कहलाती है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 6/6 जो है ये आपकी सही दृष्टि
कहलाती है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ा अपने अगले प्रश्न की ओर। और इसमें क्या बताया गया ये भी आप यहाँ पर देखते हुए जाइए। सही दृष्टि 6/6 को कहते हैं। सही दृष्टि एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, चाहे वे दूर में हो या फिर पास हो। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। शैक्षिक समावेशन से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर शैक्षिक समावेशन तो पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, कि ये शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य, या फिर विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, या फिर सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, ये आपका शैक्षिक समावेशन होता है। ठीक है, शैक्षिक समावेशन क्या होता है? चाहे वो विकलांग बच्चे हों, पिछड़े बच्चे हों, मानसिक रूप से ग्रस्त बच्चे हों, ठीक है, या अक्षम बच्चों किसी भी तरह से, ठीक, तो सभी बच्चों को क्या होता है, आपको शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना ही आपका शैक्षिक समावेशन कहलाता है। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 15 आपका इस सामने स्क्रीन पर है। भाटी बैटरी में कुल कितने परीक्षण होते हैं? तो इसमें टोटल कितने परीक्षण होते हैं? 5 परीक्षण होते हैं। भाटी बैटरी में कितने परीक्षण होते हैं? 5। ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से परीक्षण होते हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षण के नाम भी आपके सामने आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को अटेंड करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भर के बहुत बड़ी संख्या में जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं प्रत्येक परीक्षा में। आपने पिछले सेमेस्टर में अगर आपने PYQ की सीरीज देखी होगी, PYQ सीरीज को पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगातार प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है। शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र यहाँ पर बताना है। जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका सूत्र होता है शैक्षिक उपलब्धि का। ठीक है, इसमें शैक्षिक आयु कितनी है और इसकी वास्तविक आयु कितनी है, इसका भाग करके इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, तो इससे हम शैक्षिक उपलब्धि जो है वो कह देते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 17। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है आपको बताना है। तो जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, ठीक है, उनकी जो IQ होता है वो 70 से कम होता है। मंदबुद्धि बालकों की उच्च विशेषताएं भी होती हैं, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा यहाँ से, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं, ठीक है, ये आ सकता है प्रश्न में, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मार्क का लीजिए, ये परीक्षा में एक बार फिर से आपसे पूछा जा सकता है। पढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के प्रमुख तत्व बता दीजिए। तो सृजनात्मकता को अक्सर कला और संगीत से जोड़ा जाता है, लेकिन ये विज्ञान, तकनीक और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, जिसकी कल्पना हो गया, मौलिकता हो गया, लचीलापन, प्रेरणा, आत्मविश्वास, दृढ़ता, ज्ञान और कौशल, पर्यावरण, सारे के सारे सृजनात्मकता के ही तत्व यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 19 है। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बता दीजिए। तो संबंध निर्माण, ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है परामर्श प्रक्रिया का। दूसरा होता है आपका समस्या की पहचान करना। तीसरा आपका लक्ष्य निर्धारण। चौथा आपका योजना बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे जो परामर्श प्रक्रिया के इंपॉर्टेंट अंग जो हैं वो बताए गए। इसके बाद 5वां जो होता है वो आपका कार्यान्वयन होता है, और छठा जो है आपका वो होता है मूल्यांकन। ठीक है, इसके बाद 7वां होता है कार्य को समाप्त करना। परामर्श प्रक्रिया का समाप्ति हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो क्या है ये परामर्श की प्रक्रिया के जो अंग है वो यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निर्देशन, ठीक है, डायरेक्शन, निर्देशन के 2 उद्देश्य बता दीजिए। तो निर्देशन व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, रुचियों, मूल्यों और लक्ष्यों को समझने में मदद कर देता है। इसके अलावा निर्देशन जो है व्यक्ति को अपने निर्णयों पर विश्वास करने और चुनौतियों को सामना करने में भी मदद करता है। कौन करता है? निर्देशन। ठीक है, निर्देशन के 2 उदाहरण यहाँ पर बता दीजिए, फटाफट देख लेंगे 2 उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण व्यक्तिगत निर्देशन होता है। ये व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं जैसे कि रिश्तों और परिवार स्वास्थ्य के बारे में सलाह प्रदान करता है। दूसरा निर्देशन होता है आपका सामाजिक निर्देशन। ये क्या होता है? ये व्यक्ति को अपने परिवार, समुदाय और समाज में समायोजित होने में मदद करता है। ये 2 तरह के आपके निर्देशन के उदाहरण आपके सामने मौजूद हैं। प्रश्न संख्या 22 आपका यहाँ पर एक पुस्तक दी हुई है, एन अनराइज्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स। ठीक है, एन अनराइज्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो जोसेफ रैंजुली ये इस पुस्तक के लेखक हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी रिपीट हो सकता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 है। प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा लिख दीजिए। तो जोसेफ रैंजुली के अनुसार यहाँ पर जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी विशेषता बताई गई है, और इनकी पुस्तक भी ऊपर दी हुई है, एन अनरेज्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनके पास उच्च क्षमता होती है, उच्च स्तर की प्रेरणा और रचनात्मकता का मिश्रण होता है। उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक बोल देते हैं। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने स्क्रीन पर है। पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बता दीजिए। तो सीखने की गति इनमें धीमी होती है। पिछड़े बालकों में क्या होता है? बता सकते हैं कि पिछड़े बालकों में सीखने की
जो गति होती है वो सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है। आप इतना इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी विशेषता यहाँ पर बता सकते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि में इनकी कमी होती है। ठीक है, इनकी क्या होती है, शैक्षिक उपलब्धियाँ कम होती हैं। पिछड़े बालक अपनी कक्षा के अन्य बच्चों की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त कर पाते हैं। तो ये यहाँ पर आप दूसरी जो विशेषता है वो बता सकते हैं। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 है, मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बता दीजिए। ठीक है, मंदबुद्धि बालकों के शिक्षण के 2 गुण यहाँ पर बताना है। तो धैर्य और समझदारी। ठीक है, जो शिक्षक होते हैं मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए, उन शिक्षकों में धैर्य और समझदारी होना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा देने के लिए धैर्य और समझदारी अत्यंत आवश्यक गुण है। शिक्षक को ये समझना होगा कि ये बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से सीखते हैं। उन्हें बार बार निर्देशन देने और समझाने की भी आवश्यकता होती है। सामान्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा उन्हें डायरेक्शन देना पड़ती है, ज़्यादा से अच्छे तरीके से समझाना होता है। सकारात्मकता और प्रोत्साहन देने वाला उनके साथ रवैया अपनाना होता है। मंदबुद्धि बालकों को प्रोत्साहन और सकारात्मकता की बहुत अति आवश्यकता होती है। शिक्षक को इन बच्चों की सफलता का जश्न मनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, शिक्षक को इन बच्चों की सफलता का भी जश्न मनाना चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो उनकी सफलताएं। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बता दीजिए। तो बता देंगे, एक तो होता है आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो भी एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रशासित किया जा सकता है। इसमें नकल व धोखे की संभावना नहीं होती। ठीक है, ये अनपढ़ तथा पढ़े लिखे सभी के लिए उपयोगी होता है। दूसरा होता है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक साथ अनेक लोगों की बुद्धि का मापन करने के लिए निर्मित किया जाता है। इसमें एक सामान्य व्यक्ति ही इनका प्रशासन कर सकते हैं। इन परीक्षणों में समय, धन और विश्रम की बचत हो जाती है। ठीक है, जो कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 27 है। इसमें क्या बताया गया, परामर्शदाता के 4 गुण बता दीजिए। तो इसमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए, एक अच्छा परामर्शदाता, एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। ठीक है, आप किसी को परामर्श दे रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है उसे आप अच्छे तरीके से समझते हो। दूसरा, सहानुभूति होना चाहिए। एक अच्छा परामर्शदाता सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। योग्यता, एबिलिटी होनी चाहिए उसमें परामर्शदाता में। एक अच्छा परामर्शदाता योग्य होता है, उन्हें परामर्श और मनोविज्ञान में उचित प्रशिक्षण और अनुभव होता है। आत्म जागरूक होना चाहिए। एक अच्छा परामर्शदाता आत्म जागरूक होता है, वे अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों को समझते हैं और उन्हें व्यक्ति के साथ काम करने से भी रोकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 28 है। एक बार फिर यहाँ पर एक किताब पुस्तक का नाम दिया हुआ है, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। इस पुस्तक के लेखक का नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो इस पुस्तक के जो लेखक वो हैं एस.के. कोचर। ठीक है, कौन है, एस.के. कोचर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 29, रैबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, रैबिन्स, ठीक है, रैबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है, रैबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है, जान लेते हैं इसके बारे में फटाफट। एक गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण है, गैर मौखिक। ठीक है, कैसा ये गैर मौखिक है, जो अमूर्त तर्क और समस्या समाधान कौशल को मापता है। ये 1936 में डॉक्टर जॉन सी रेबिन के द्वारा विकसित किया गया था और तब से ये दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले बुद्धि परीक्षणों में से एक बन गया है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है, ठीक है, और ये 29 के बाद अभी ये 30 है प्रश्न संख्या और ये अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का। इसमें पूछा जा रहा है कि बिने ने साइमंस के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। तो बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम 1905 में बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। ये परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। बस आप इतना बता दीजिए, आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ये परीक्षण उनकी मानसिक आयु की अवधारणा पर आधारित था, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की बुद्धि उसकी मानसिक आयु से मापी जाती है। इसके अलावा जो लघुत्तरी प्रश्न है इनकी क्लासेस आपको अलग से दी जाएंगी। अभी आप इतना यहाँ पर तैयार कीजिए, बाकी जल्द ही आपकी अलग से क्लासेस भी दी जाएंगी लघुत्तरी प्रश्नों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पीडीएफ फाइल भी बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।